जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं बायोलॉजी के एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कोशिका यानी सेल। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। इससे पहले 3 वीडियो लेक्चर में पिछली 3 वीडियो क्लासेस में हमने आपको इस चैप्टर के थ्योरिटिकल पोर्शन को और साथ ही साथ जो क्लासेस थी उसमें ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो है आपको दे दी गई थी। आज की क्लास में हम ये लास्ट क्लास होने वाली है जिसमें हम इसी चैप्टर के यानी कोशिका के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं और इसके आने वाले नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, क्यों? जो कि होता है, किसका होता है बताइए। पादप कोशिका, देखिए मैंने आपको पिछली क्लास में, अगर पिछली क्लास जिस बच्चे ने ली होगी प्रॉपरली हर एक क्लासेस को, तो उसको हर एक चीज़ें अच्छे से याद होंगी, पता होंगी। देखिए पादप कोशिका भित्ति, पादप यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, मैंने आपको कई बार बता चुका है और हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ कि वो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। अब पूछा गया है कि वो होता क्या है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, उसमें क्या पाया जाता है? क्या वो एक प्रकार का तरल पदार्थ है? तो ये तो बात सही है भैया, तरल पदार्थ तो होता ही है। क्या ये एक प्रोटीन होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है, या फिर एक एमिनो एसिड होता है? देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो हमसे आज पूछा गया है कि इसमें वो जो सेल्यूलोज होता है वो बना किसका होता है? तो वो देखिए बना होता है पॉलीसैकेराइड का। अब आप पूछेंगे सर ये पॉलीसैकेराइड क्या है? देखिए पॉलीसैकेराइड जो है ना, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हाँ। जो पॉलीसेकेराइड है वो एक प्रकार का आपका कार्बोनेट है, यानी आपको एनर्जी के लिए अगर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो आप किसका सेवन करते हैं? आप कहेंगे सर हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें शरीर में एनर्जी मिलती है, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड जो है वो एक प्रकार का कार्बोनेट ही है, लेकिन ये जो है ये एक जटिल संरचना वाला होता है। और साथ ही साथ ये जो पॉलीसेकेराइड है ये अन्य जो आपके अन्य जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे स्वाद में मीठा नहीं होता है। आप जानते हैं जब भी मीठे पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, मैक्सिमम, ठीक है, देखा गया है। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड है इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ये स्वाद रहित होता है और साथ ही साथ ही जल में घुलनशील नहीं होता है। अगर इसको आप जल में डालते हैं तो ये नहीं घुलेगा उसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पादप कोशिका की भित्ति जो सेल्यूलोज बनी होती है वो एक पॉलीसेकेराइड संरचना होती है जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य एक कोशिका है। जीव द्रव्य, देखिए कोई भी पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका में आपका जो जीव द्रव्य होता है, द्रव्य यानी जिसमें जो आपका एक तरल चिपचिपा पदार्थ भरा होता है उसी को जीव द्रव्य बोलते हैं। तो जीव द्रव्य एक कोशिका है तो ये आपका कोशिका भित्ति रहित होता है। देखिए अगर जीव द्रव्य की बात करें तो केंद्रक जो होता है वो आपका जंतु कोशिका में देखने को मिलता है अक्सर, ठीक है। और जंतु कोशिका में जो आपका जीव द्रव्य है वो कोशिका भित्ति रहित होता है, केवल पादप में ही तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आप लगाएंगे यहाँ पर सी ऑप्शन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं ली है तो ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि वो क्लासेस ले लेंगे तो आपको ये क्लासेस लेनी आसान हो जाएंगी, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। और इसके साथ साथ आप थ्योरी क्लास को जरूर ले लीजिएगा। और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली टेस्ट कराए जाते हैं लाइव, उसमें आपके MCQ क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 41। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका कोशिका भित्ति रहित, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है। कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक क्या है? मैट्रिक्स है, माइक्रोट्यूबल है, माइक्रोफाइब्रिल्स है, या फिर अरेबिनोगैलेक्टेंस है? तो यहाँ पर अरेबिनोगैलेक्टेंस जो आपको दिख रहा है कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है ये, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये एक प्रकार का बार बार पूछे वाला प्रश्न है, ठीक है। और इसको आप समझ नहीं सकते, इसको आपको याद ही रखना होगा। कोशिका भित्ति का जो संरचनात्मक घटक होता है ना वो अरेबिनोगैलेक्टेंस का बना होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है रक्षक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का विन्यास कैसा होता है?
रक्षक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में सेलुलोज माइक्रोबाइलिस का विन्यास कैसा होता है? तो क्या वो अनुप्रस्थ यानी एक रेखा में एक सीधी सीधी रेखा में होता है, स्पर्श रेखीय होता है यानी उसको छूता हुआ जाता है, तिरछा होता है, ठीक है, या फिर अरीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर है आपका अरीय ही होगा, यानी रक्षक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स का विन्यास होता है वो अरीय होता है। अरीय यानी कि दोनों दिशाओं में आप कह सकते हैं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल लेमिला में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जिन निम्न में से किसके द्वारा फ्रेगमोप्लास्ट में मुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आपका होगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। दोस्तों एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में नीट के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी इसके चांसेस हैं कि रिपीट हो सकता है। कवक तथा जीवाणु की संरचना के लिए निम्न में से क्या सही है? देखिए कवक की बात करें या फिर जीवाणु की बात करें तो उनके संरचना के लिए दोनों के ही कोशिका में कोशिका भित्ति जो होती है, आप जानते हैं कि ये दोनों जो है आपके पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं, कवक और जीवाणु। तो दोनों की संरचना जो होती है उनकी कोशिका भित्ति जो होती है ना वो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन की बनी होती है। ये नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है, ताकि इसको आपको याद रखना ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पौधों में निम्न में से किसके लिए सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज मुख्य घटक होते हैं? देखिए आपको मैंने कई बार बता रखा है और सेम क्वेश्चन रिपीट करा गया है कि पौधों में निम्न में से किसके लिए सेलुलोज का जहाँ नाम आता है तो वो आपका पौधों में यानी पादप कोशिका में देखने को मिलता है। तो सेलुलोज तथा हेमी सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति में पाया जाता है और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया था? देखिए जो आपका कोशिका झिल्ली होती है, देखिए कोशिका को एक बाहर से एक आवरण आवरण होता है, ठीक है, ढका होता है उसको है, तो वो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली या फिर इसको आप फाइबर माइब्रेन भी बोलते हैं, तो सेल माइब्रेन भी कह सकते हैं इसको आप हैं। तो प्लाज्मा लेमा इसका नाम दिया था, किसने दिया था? तो वो आपका प्लाउ नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही दिया था। इसके नाम को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है? कोशिका झिल्ली यानी सेल माइब्रेन में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लिपिड है, देखिए स्टार्च, तेल, फास्फोलिपिड ये तो सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो है वो फास्फोलिपिड प्राप्त होता है, उपस्थित होता है। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत कौन सी है? तो वो आपकी होती है द्वितीयक भित्ति या फिर आप कह सकते हैं सेकेंड जो उसका भित्ति, कोशिका भित्ति यानी जो आपका बाहर का आवरण होता है या फिर दीवार कह सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीयक भित्ति जो होती है, फर्स्ट नहीं बल्कि प्राथमिक, द्वितीयक और मध्य यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जो द्वितीयक भित्ति होती है वो प्लाज्मा झिल्ली की निकटतम परत होती है। अगला प्रश्न है आयन कैरियर्स या फिर आयन वाहक कहाँ स्थित होते हैं? केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, कोशिकीय अवकाश में या फिर प्लाज्मा झिल्ली में? तो याद रखिएगा जो आयन कैरियर्स होते हैं, आयन वाहक, वो आपके प्लाज्मा झिल्ली में स्थित होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह का कोशिका संबंध, देखिए दो कोशिकाएं होती हैं तभी उनके बीच आपसी संबंध हो सकता है कुछ भी, ठीक है। यानी अगर आप हैं, हम हैं, यानी कोई 2 पर्सन कम से कम होना ही चाहिए संबंध के लिए। संबंध जो है वो कभी कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, यानी आप हैं तो आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, तो आपके बीच में एक संबंध स्थापित होता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, आपके बीच में और आप ही के बीच में कोई संबंध हो सकता है नहीं, कोई ना कोई 2 ऑब्जेक्ट जो है इन्वॉल्व होने चाहिए। यानी आप हैं और यहाँ पे ढेर सारी बुक्स रखी हुई हैं, किताबें रखी हुई हैं, तो आपका किताबों के साथ एक संबंध है, ठीक है। तो ये जो संबंध है ना, जो एक कोशिका से दूसरी से कोशिका में संचार के लिए जिम्मेदार होता है, यानी एक कोशिका जो है दूसरी कोशिका से क्या करती है, संचार करती है। तो वो जो माध्यम है, वो संबंध जो है वो क्या कहलाता है? तो वो गैप जंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? गैप जंक्शन कहलाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि एकल कला मॉडल के अनुसार कोशिका कला लगभग मोटी होती है, कितनी मोटी होती है? तो वो कम से कम 1 नैनोमीटर तक होती है। कितना? 1 नैनोमीटर। यहाँ पे याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है इसका। थ्योरी क्लास लेते समय आपको हमने बहुत ही अच्छे समझाया हुआ था कि निम्न में से कौन सी रचना या फिर कौन सा इसमें अवयव है जो कि जीवित कोशिका में पदार्थ का स्थानांतरण बाहर और अंदर करने के लिए नियंत्रण का काम करती है।
अथवा उसकी पारगम्यता को नियंत्रित करती है, यानी कि उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा कौन सा अवयव है सेल में, कोशिका में, जो कि किसी भी पदार्थ को, यानी कोई हानिकारक पदार्थ है तो उसको बाहर, कोशिका से बाहर करने का काम करेगा, या फिर कोई ऐसा पदार्थ है जिसको कोशिका के अंदर एब्जॉर्व करना है, तो वो काम कौन करता है? तो वो आपका कोशिका झिल्ली ही करती है, सेल मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जीवाणुओं में यूकैरियोटिक कोशिका के समान एक कोशिका घटक हो क्या होता है? तो वो आपका प्लाज्मा झिल्ली ही तो होता है। ओके, बी ऑप्शन सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैविकीय झिल्लियाँ किसकी बनी होती हैं? जैविकीय झिल्लियाँ जो होती हैं वो आपकी प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। और आपसे पूछा है कोशिका में सबसे अधिक कौन सा लिपिड होता है, तो वो आपका फास्फोलिपिड ही होता है। ये आपने ऊपर अभी सॉल्व किया था। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली विहीन संरचना किसकी होती है? यानी ऐसी संरचना जिसमें कि झिल्ली नहीं होती है, मेम्ब्रेन जो होती है नहीं होती है। सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, केंद्रिका या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए, सेंट्रियोल की बात करें या फिर राइबोसोम्स की बात करें, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, 70S एंड 80S, ये आप जानते हैं। केंद्रिका यानी न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में भी आपका नहीं पाया जाता है झिल्ली, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिया है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, तो यही आप लगाएंगे करेक्ट आंसर। यानी कि सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस, इन तीनों में ही झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, झिल्ली विहीन होते हैं ये। तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में तरल द्रव्य के पीने को क्या कहते हैं? कोशिकाओं द्वारा भारी मात्रा में तरल द्रव्य को पीने को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पीनोसाइटोसिस। देखिए, नाम से ही यहाँ पे आपको लग रहा है पीनो यानी पीने वाला, पीनोसाइटोसिस। तो आपको अगर ऐसे याद करेंगे, तो आपको अगर ऑप्शन याद भी नहीं है ना, तो एक एग्जाम में आप देने जाएंगे, आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो वहाँ से आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको सही कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई है वो कितनी होती है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो आंकड़े बेस्ड प्रश्न होते हैं ना, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछ जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की जो मोटाई होती है वो 70, ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है क्या है, एंगस्ट्राम है। 70 एंगस्ट्राम से 100 एंगस्ट्राम के बीच में प्लाज्मा झिल्ली की जो है मोटाई होती है, उसकी विड्थ होती है। ओके, याद रखिएगा। अगला आपका, सेल ईटिंग की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? सेल ईटिंग यानी कि सेल ईटिंग की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल की रिंग संरचना तथा राइबोसोम संरचना को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तत्व होता है। क्लोरोफिल की रिंग संरचना तथा राइबोसोम की संरचना को बनाए रखने का जो कार्य है उसका उत्तरदायित्व या कौन सा तत्व करता है? देखिए, क्लोरोफिल जो होता है उसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ये आप जानते होंगे, बहुत पहले पढ़ा होगा। क्लोरोफिल की एक संरचना होती है जिसे बोलता है रिंग संरचना, ठीक है। और राइबोसोम की जो संरचना होती है, उन दोनों को बनाए रखना का जो काम करता है वो करता है आपका मैग्नीशियम। कौन करता है? मैग्नीशियम। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही जल्द चैनल पर आपको 2024 का भी हाल ही में 2023 का एग्ज़ाम कराया गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम, इसका पूरा सॉल्यूशन कराया जाने वाला है, ठीक है। तो चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो जो देखना है उसके लिए आपको मात्र 29 रुपीज़ जो है उसके लिए आपको चैनल का मेंबरशिप लेना होगा, क्योंकि वो वीडियो जो है उस वीडियो लेक्चर को तैयार करने में काफ़ी मेहनत करी गई टीम के द्वारा। और वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा प्लान था देने का हर चीज़, लेकिन हर एक चीज़ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करा सकते। हाँ, जितना पॉसिबल होता है मैक्सिमम आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही देने का प्रयास किया जाता है। तो मात्र बहुत ही प्रयास करने के बाद मात्र 29 रुपीज़ रखा गया उसका प्राइस। तो चैनल का मेंबरशिप जो अगर आप ले लेते हैं तो आप 2023 का जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में कराया गया था उसका फुल टू फुल सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर आपको देखने को मिल जाएंगी। आप पूरी क्लासेस को ले सकते हैं, वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिल जाएंगी मात्र 29 रुपीज़, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ अगर आप 89 रुपीज़ वाला जो है हमारा प्लान ले लेते हैं, जो कि 1 मंथ का प्लान है, 89 रुपीज़ का अगर आप मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपको 2023 के नहीं बल्कि 2022 के साथ साथ 2023 का और इसके साथ साथ जो हम आपकी कुछ चैनल पर मॉडल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन उससे छपते हैं, बनते हैं क्वेश्चन, तो वो भी आपको हम बहुत ही जल्द सॉल्व कराने वाले हैं। आपको इसी मेंबरशिप के प्लान में ये सभी इंक्लूड दिए जाएंगे। राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ किस आयन के क्रांतिक स्तर पर संयुक्त रहती हैं? राइबोसोम्स की 2 उप इकाइयाँ किस आयन के क्रांतिक स्तर पर संयुक्त रहती हैं? तो अभी आपने पढ़ा राइबोसोम्स के साथ साथ वहाँ पे आपने ऊपर पढ़ा था ना, तो मैग्नीशियम ही होगा वो आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
क्या होगा जब लाइसोसोम्स जिन कोशिकाओं में उपस्थित हो, एक बार फिर से देखिएगा, क्या होगा जब लाइसोसोम्स जिन कोशिकाओं में उपस्थित हो उन्हीं में विघटित हो जाएं। समझ रहे हैं? यानी लाइसोसोम्स को जानते हैं कि लाइसोसोम जो है इसको हम बोलते हैं आत्मघाती थैली, ये आपको पता होगा, या फिर आपने नहीं पता है तो नोट कर लीजिए जरूर से। क्या होगा जब लाइसोसोम्स जिन कोशिकाओं में उपस्थित हो उन्हीं में विघटित हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा ना, कोशिकाएं जो है वो विखंडित हो जाएंगी, यानी एक प्रकार से नष्ट हो जाएंगी। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं। तो देखिए याद रखिएगा, राइबोसोम्स जो है इसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को केवल राइबोसोम्स ही नहीं कहते हैं, उसको हम राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन भी कहते हैं या फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट सब यूनिट कौन सी है? तो देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सब यूनिट जो है वो आपका है 50S। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई तो आपका है पॉलीसोम। क्या है? पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई से कहा जाता है। अच्छा, इनमें से कौन सा है जिसमें कि इस कोशिकांग में डीएनए तथा सीमित कला अनुपस्थित होती है? बताइए। वो आपका होता है राइबोसोम्स। क्या होता है? राइबोसोम्स। बिल्कुल ए ऑप्शन सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका अंगक में झिल्ली का अभाव होता है? तो आपका राइबोसोम्स में झिल्ली नहीं होती है, ऊपर आपने सॉल्व किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण रूप से राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो आपके होते हैं 55S। ठीक है, 55S याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किस में होता है? कोशिका के अंदर की बात करी गई है, इसमें कि पेप्टाइड संश्लेषण होता है वो किस में होता है? तो आपका राइबोसोम्स में होता है। किस में होता है? राइबोसोम्स में। यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका अंगक की झिल्ली इकहरी होती है? ऐसा कौन सा कोशिका अंगक है? कोशिका में बहुत से अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, केंद्रक, बहुत कुछ होते हैं। तो कौन सा इसमें जिसमें कि एकक यानी एकहरी झिल्ली जो है उसमें होती है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो आपका होगा लाइसोसोम्स, जिसको कि आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम्स की खोज किसने करी थी? राइबोसोम्स की खोज जो है वो जंतु कोशिकाओं में किसने करी थी? तो उनका नाम था पेलॉडे। क्या नाम था? पेलॉडे नाम के वैज्ञानिक थे। पेलॉडे ने ही राइबोसोम्स की खोज करी थी जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक नॉन स्टॉक तथा क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो देखिए इन सभी में जो राइबोसोम्स होते हैं क्या वो 50S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं या फिर 70S प्रकार के होते हैं? इसका देखिए बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 70S प्रकार के। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80S राइबोसोम्स किस में पाया जाता है? 80S राइबोसोम जो है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको ऊपर सॉल्व कराया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें कौन से राइबोसोम जो होते हैं वो उसका जो मेन बेस होता है वो आपका 50S रूप में होता है। ऊपर आपको अभी सॉल्व कराया गया था। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आ रहे हो तो आपको थ्योरी क्लास लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। थ्योरी क्लास लेने के बाद इस लेक्चर को आप फिर से एक बार देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर होता जाएगा। पौधों में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? यानी पौधों में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, किस भाग में होता है? तो जो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण होता है ना वो राइबोसोम्स में ही होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि किसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। देखिए प्रोटीन जो है वो राइबोसोम्स में ही संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम्स को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, यानी प्रोटीन बनने वाली फैक्ट्री कहा जाता है। एक कोशिकीय अंगक को कोशिका विभाजन का ट्रिगर कहा जाता है। देखिए लाइसोसोम्स जो है ना जो कि कोशिका को विभाजन करने में मदद करता है या फिर उसको ट्रिगर करता है कि कोशिका विभाजन जल्द से जल्द हो सके या फिर अधिक से अधिक हो सके, तो लाइसोसोम्स यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इजी है कि राइबोसोम्स पाए कहाँ जाते हैं। आपने पढ़ा अभी तक कि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण यहीं पर होता है पौधों में या फिर जीव जंतुओं में। ठीक है, इसके साथ साथ आपने पढ़ा कि राइबोसोम्स जो है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण करता है, अर्थात इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन राइबोसोम जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? तो ये कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। निम्न में से कौन लाइसोसोम्स की उत्पत्ति का कारण है? तो लाइसोसोम्स की उत्पत्ति जो है वो गोल्जी काय से होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखा है अच्छे से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स किसके बने होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, किस पदार्थ के बने होते हैं। तो ये आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण से बने होते हैं। कौन? राइबोसोम्स। किससे बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन से। यहाँ पे डीएनए प्रोटीन भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो आरएनए तथा प्रोटीन के संश्लेषण से बने होते हैं, और राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का संश्लेषण भी किया जाता है। राइबोसोम्स कोशिका के द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यही से बनते हैं। 70S राइबोसोम्स की 2 उप इकाइयों का अवसाद स्थित होता है, स्थिरांक होता है। यानी 70S राइबोसोम्स किन 2 इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको पिछली ही क्लास में बहुत ही अच्छे से बताया था। जिस बच्चे ने क्लास ली होगी वो तुरंत कमेंट करे कि आपने वो क्लास ली थी या नहीं ली थी। 70S राइबोसोम्स का जो घटक होता है वो आपका 50S एंड 30S राइबोसोम्स होता है। और अगर आपसे पूछा था कि 80S राइबोसोम्स का घटक कौन सा है, तो वहाँ पर जो उसका आंसर होता वो आप हमें बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कि आपने वो क्लास ली भी थी या नहीं। देखिए वही से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में उप इकाइयाँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो 50S एंड 30S जो होती है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में उप इकाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स में मुख्यतः होता है, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया कि राइबोसोम्स जो होता है वो आरएनए प्लस किसका होता है, प्रोटीन का बना होता है ना। तो यहाँ पर आरएनए तो दिख रहा है लेकिन प्रोटीन तो है नहीं, तो आप भी ऑप्शन लगा सकते हैं। यानी राइबोसोम्स में आरएनए मुख्य रूप से होता है, इसलिए इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर राइबोन्यूक्लिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, आपने ऊपर अभी इसको सॉल्व भी करा था। देखिए अब आपको बता ही देते हैं, अभी आपने ऊपर अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो 80S राइबोसोम्स है वो किस में टूटता है, यही पूछा था ना। तो वो आपका टूटता है किस में बताइए, क्योंकि हमने जब 70S की बात की थी तो वो आपका 50S एंड 30S में टूटता था, विभाजित होता था। लेकिन अगर वहाँ पे 80S राइबोसोम्स की बात कर लें तो वो किस में टूटता है, 40-40 में, 60-40 या फिर 60-50 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। देखिए अगर हम यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं तो इसमें जो 80S राइबोसोम्स है वो आपका विभाजित होता है 60S एंड 40S में। लेकिन अगर वहाँ पे 70S की बात करते थे तो वो आपका 50 एंड 30 में विभाजित होता था। यानी इसकी 2 इकाइयाँ थी, मूल इकाइयाँ थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर में ये रिपीट करा गया था। अगला है सेंट्रियोल्स निम्न में से किस में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स की बात करें तो सेंट्रियोल्स जो है आपका सेंट्रोसोम में ही पाए जाते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज निम्न में से किसने करी थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी थी। तो नाल और रस्का नाम के 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, ऊपर क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराया था 1 नैनोमीटर। ठीक है, आपसे देखिए फिजिक्स में भी पूछा सकता है और कोशिका में भी पूछा सकता है, इस चैप्टर में बायोलॉजी में, कि 1 नैनोमीटर जो है वो किसके समतुल्य होता है। 1 नैनोमीटर बराबर आपका 10 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका का सूक्ष्मतम आकार जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है, यानी कोशिका का वह सूक्ष्मतम आकार यानी छोटी छोटी कोशिका जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो वो जो साइज़ है वो आपका है 100 माइक्रोन, यानी 100 माइक्रोन तक की कोशिका को हम अपनी नग्न आँखों से बिना बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी चश्मे के आसानी से देख सकते हैं। माइक्रोटोम विकसित किया गया था किसके द्वारा। माइक्रोटोम जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था, वो डब्ल्यू हीस द्वारा विकसित किया गया था। डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। कोशिकीय प्रभाजन द्वारा प्रोटीन्स निष्कर्षित या निष्कासित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक कौन सी है। कोशिकीय प्रभाजन या फिर विभाजन द्वारा प्रोटीन निष्कर्षित करने की जो विधि है वो जो किस तकनीक द्वारा जो है प्रयुक्त की जाती है, तो वो है आपका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेनेशन कहा जाता है उसे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न कोशिकांगों में से किस युग्म में डीएनए नहीं पाया जाता है। तो देखिए आपका लाइसोसोम्स है और जो राजधानियाँ हैं अभी रिक्तिका कला भी इसे कहा जाता है। तो इन दोनों में जो है आपका लाइसोसोम्स और राजधानियों में यानी रिक्तिकाओं में कोशिका में बहुत से आपके खाली स्थान देखने को मिलते हैं, इसको वैकेंट भी बोला जाता है राजधानियों को, या फिर रिक्तिका इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये डीएनए इनमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम्स एंड आपकी जो रिक्तिका कला है इसमें आपके डीएनए अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किस कोशिकांग के लिए दिया गया था। लाइपोकॉन्ड्रिया जो है किस कोशिकांग के लिए नाम दिया गया था। लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किस कोशिकांग के लिए दिया गया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया,
ई आर यानी आपका ये जो है आपका ई जो आर दिख रहा है ना, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके 2 से 3 टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं, जिसको थ्योरी क्लास में बहुत ही अच्छे समझाया गया। नहीं लिया है क्लास तो जाके ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका है गोल्जी काय और डी ऑप्शन जो है वो आपका है ऑल ऑफ दिस। देखिए लाइपोकॉन्ड्रिया नाम किस कोशिकांग के लिए दिया गया था? जो गोल्जी कॉय है ना, गोल्जी कॉय, ठीक है, इसी के लिए लाइपोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है? तो इसको बस याद कर लीजिए कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक प्रकार का केंद्रक है जिसमें नाभिकीय झिल्ली व न्यूक्लियोसाइड्स नहीं होता है, अथवा प्रोकैरियोटिक का आनुवांशिक पदार्थ जो है इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो एक प्रकार का केंद्रक है जिसमें नाभिकीय झिल्ली व न्यूक्लियोसाइड्स जो है उपस्थित नहीं होता है, अथवा प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक पदार्थ इसमें होता है। ओके, अगला प्रश्न है, हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? हरा आलू देखा होगा आपने। हरा आलू को अक्सर लोग नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एक प्रकार से आलू का एक प्रकार का रोग होता है। देखिए आलू से होने वाला एक प्रकार का रोग, इससे आपके 2023 के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सीधे पूछ लिया गया था। तो उस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा जब आपको PYP में सॉल्व कराने वाला हूं, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन कराए जाएंगे, हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? तो हरा आलू जो होता है उसमें फाइटोएलेक्सिन्स के कारण ये जो है जहरीला हो जाता है। ये ऑप्शन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं जो आपको अभी बताया मैंने आपकी मात्र 29 रुपीज़ में आप चैनल का अगर मेंबरशिप लेते हैं तो आपको 2023 का और साथ साथ 2022 का जो है क्वेश्चन पेपर जो है 89 रुपीज़ वाले प्लान में, अगर 89 रुपीज़ आप अगर मेंबरशिप चैनल का ले लेते हैं तो आपको 2022 के साथ साथ 2023 का जो अभी एग्ज़ाम हाल ही में कराया गया था उसका जो 2 सेट के एग्ज़ाम कराए गए थे सभी को सॉल्यूशन कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। अगर आप ये मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% गारंटी लेते हैं हमें कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा इससे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होते हैं, क्योंकि वहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्जामिनर को उसी रूट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सेट करना होता है। तो अगर आप उस क्लासेस को लेना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको तैयार करने में काफ़ी टीम की वजह से काफ़ी मेहनत करी गई है आप सभी के लिए। तो मात्र 89 रुपीज़। ठीक है, अगर अदर किसी प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करते हैं तो वो यही आपके जो है 4000 तक के आपको कोर्स लेने पड़ सकते हैं, लेकिन मात्र 89 रुपीज़ प्लान रखा गया है। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट इच्छुक है वो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें। आपको केवल क्या करना है, केवल और केवल आपको चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको चैनल के होम पेज में जाएंगे तो होम पेज में आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ठीक है, आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके अगर आप इस 29 रुपीज़ वाला प्लान लेते हैं तो आपको क्लासेस जो हैं उसमें जो भी लाइव क्लासेस होंगी उसमें आप लाइव कमेंट चैट कर पाएंगे। ठीक है, केवल ये फैसिलिटीज में आपको मिलेंगी इसमें 29 रुपीज़ वाले में। साथ ही साथ 29 रुपीज़ वाले प्लान में आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर है ना उसकी वीडियो लेक्चर आपको पूरी अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 2023 का देखना चाहते हैं तो आपको ये 89 रुपीज़ वाला जो प्लान है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्लास पे आते हैं। हरा आलू किसके कारण जहरीला होता है? तो आपका वो फाइटोएलेक्सिन्स के कारण होता है। नेक्स्ट है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में क्या ATS राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता है, स्टेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में जो है वो आपका प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का आखिरी प्रश्न होगा और ये आपका जो चैप्टर था सेल, इस चैप्टर की कंप्लीट जो भी टॉपिक थे उनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको सॉल्व कराया जाएगा और हो सकता है कि जो क्लासेज हैं अगली वो आपको लाइव ही देखने को मिले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस कर रखा है तो आपको चैनल का नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लासेस का जो भी शेड्यूल होता है वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।